तो बच्चों आज हम कक्षा 11 रसायन विज्ञान के एक बहुत महत्वपूर्ण जो एक आपकी प्रथम इकाई है उसका अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो चैप्टर 1 है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक concepts of chemistry इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विज्ञान क्या होता है। व्हाट इज साइंस? यानी कि विज्ञान किसे कहते हैं? तो वस्तुओं का जो क्रमबद्ध ज्ञान होता है, हम जब वस्तुओं का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं और उस क्रमबद्ध अध्ययन से फिर हम वस्तुओं की प्रकृति के बारे में, वस्तुओं के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो यह विज्ञान कहलाता है। यानी कि विज्ञान जो है एक विशिष्ट ज्ञान है। इसमें हम क्या करते हैं, हम कोई परिकल्पना लेते हैं, हाइपोथेसिस लेते हैं। उस हाइपोथेसिस पे हम क्या करते हैं, फिर हम तथ्य इकट्ठा करते हैं, फिर हम प्रयोगशाला में उन तथ्यों का परीक्षण करते हैं। तो इस तरह से हम एक क्रमबद्ध तरीके से हम जो है ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। तो क्रमबद्ध जो शाखा है, इसीलिए हम इसको विज्ञान को हम विधन ज्ञान, यानी कि हम इसको विधन ज्ञान भी कह सकते हैं, यानी कि हम इसको विशिष्ट ज्ञान कह सकते हैं। वी का मतलब यहाँ पे है विशिष्ट ज्ञान। तो विज्ञान जो है आपका एक विशिष्ट ज्ञान है, स्पेसिफिक नॉलेज है। किसी चीज का विशिष्ट ज्ञान जो है वो विज्ञान कहलाता है। अब आप जानते हैं, और दूसरा जो विज्ञान का मुख्य गुण होता है वो है यूनिवर्सलाइजेशन, यानी कि सार्वभौमिकरण। ये कैसे? जो विज्ञान होता है वो पूरा, यदि हम ग्लोबली भी देखें तो विज्ञान एक समान होता है। जो विज्ञान हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वही विज्ञान अमेरिका के बच्चे पढ़ते हैं, वही विज्ञान चाइना के बच्चे पढ़ते हैं, वही विज्ञान किसी भी अन्य देश के बच्चे पढ़ते हैं। तो जो विज्ञान में ये सार्वभौमिकता का गुण है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। ये इसको अन्य विषयों से पृथक करता है। भाई जब हम इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास में हम क्या करेंगे, अपने देश का इतिहास पढ़ेंगे, दूसरे देश वाले वो अपने देश का इतिहास पढ़ेंगे। लेकिन विज्ञान में क्या है, ये विशिष्ट गुण है कि जो विज्ञान के एक तो नियम जो होते हैं विज्ञान के, वो हर जगह पर लागू होते हैं। हमने विज्ञान का कोई नियम बनाया तो वो यहाँ पर भी लागू होगा, वो दिल्ली में भी लागू होगा, लखनऊ में भी लागू होगा, वो वॉशिंगटन में भी लागू होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जो विज्ञान जो है वो उसमें ये यूनिवर्सलाइजेशन, विज्ञान के नियम सार्वत्रिक होते हैं, यानी कि वो हर जगह पर समान रूप से लागू होते हैं। तो विज्ञान में एक तो ये गुण है। इसीलिए हमारे देश के आप जानते हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ठीक है ना, वो विदेशों में जाते हैं क्योंकि उन्होंने जो यहाँ पर विज्ञान पढ़ा होता है वही विज्ञान वो वहां पर भी पढ़ते हैं। अब हम जो विज्ञान जो है, विज्ञान का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत है। इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ब्रॉड है। तो इसको हम अलग अलग शाखाओं में इसका अध्ययन करते हैं। तो आपने जो है भौतिक विज्ञान की अलग अलग शाखाएं होती हैं। तो हम यदि विज्ञान को अलग अलग शाखाओं में बांटें तो विज्ञान को हम कई सारी शाखाओं में बांट सकते हैं, जिसमें से मुख्य जो आप लोग आप लोग जो अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इसके अलावा भी विज्ञान की कई सारी शाखाएं होती हैं। ये जो 3 हमने शाखाएं बताई, इनकी फिर कई सारी उपशाखाएं होती हैं। तो जो भौतिक विज्ञान है उसमें हम भौतिक पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं, उसमें हम ऊर्जाओं के बारे में पढ़ते हैं, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, ये सब हम भौतिक विज्ञान में इसका हम अध्ययन करते हैं। उसके साथ ही जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान फिजिक्स, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री और जीव विज्ञान बायोलॉजी। तो हम जीव विज्ञान की बात कर लेते हैं पहले। बायोलॉजी के हम 2 भाग कर सकते हैं फिर, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी।
जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी। तो ये जो वर्गीकरण है, इसमें जूलॉजी में हम जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, वनस्पति विज्ञान में हम वनस्पतियों के बारे में पढ़ते हैं, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम इसमें जीव विज्ञान में हम ये पढ़ते हैं। विज्ञान की और भी कई स्पेसिफिक शाखाएं हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस है, उसमें हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। आजकल इंफॉर्मेटिक्स, आईसीटी का बहुत ज्यादा एक नई ब्रांच के रूप में उसको भी हम पढ़ते हैं। तो इस तरह से विज्ञान की अलग अलग कई सारी शाखाएं हैं, और कुछ शाखाएं इनमें से इन जो होती है, हमने बेसिक शाखाएं बताई, इन्हीं से निकली हुई है। तो अब हमें बात करनी है रसायन विज्ञान की। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे रसायन विज्ञान का। तो रसायन विज्ञान में हम देखते हैं कि हम रसायन विज्ञान में क्या अध्ययन करते हैं। तो यदि हम रसायन विज्ञान की बात करें, यानी कि केमिस्ट्री, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम द्रव्य के निर्माण से संबंधित, पदार्थ कैसे बनता है, द्रव्य कैसे बनता है, उसके क्या गुणधर्म होते हैं, इन सब का हम अध्ययन करते हैं रसायन विज्ञान में। उसके अलावा हम द्रव्यों की जो आपसी पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, उन सब का अध्ययन हम किसमें करते हैं, रसायन विज्ञान में करते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम द्रव्य के निर्माण से संबंधित, द्रव्य के गुणधर्मों से संबंधित, द्रव्य की आपसी पारस्परिक क्रियाओं से संबंधित, और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो भी हमारे द्रव्य का उपयोग है उसका हम स्टडी करते हैं रसायन विज्ञान में। तो रसायन विज्ञान में हम चट्टानों का भी अध्ययन करते हैं, हम खनिजों का भी अध्ययन करते हैं, हम वायु का, जल का, सब इन सब के अध्ययन से संबंधित हमारा जो है रसायन विज्ञान है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि रसायन विज्ञान का क्या महत्व है और उसका क्या, किस तरह से उसका विस्तार हुआ, और क्या इसका संक्षिप्त इतिहास, क्योंकि हमें यह भी जानना जरूरी है कि इसका जो संक्षिप्त इतिहास क्या है, यानी कि कहां से इसकी उत्पत्ति हुई। तो रसायन विज्ञान जो है, जितना हमारा वेदों का अध्ययन है, जितना प्राचीन, उतना ही प्राचीन जो है हमारा रसायन विज्ञान का भी अध्ययन है। रसायन विज्ञान का जिक्र वेदों में भी है, ठीक है ना, अलग अलग रूपों में है। हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन 5 तत्वों में, इन यजुर्वेद में जो कई सारे ऐसे हमारे पदार्थों का वर्णन है, जैसे लोहे का वर्णन है, उसमें तांबे का वर्णन है, सोने का वर्णन है, टिन जैसी धातुओं का वर्णन है। तो कहने का अर्थ है कि जो रसायन विज्ञान का जो इतिहास है वो काफी पुराना है। अथर्ववेद में भी तांबे और लोहे इनका वर्णन मिलता है हमको, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हमारे वेदों से लेकर हमारा जो रसायन विज्ञान का इतिहास है वो वेदों में भी उसका जिक्र है रसायन विज्ञान। उसके अलावा जो है हम जानते हैं कि 500 ईस्वी पूर्व में कणाद मुनि हुए थे, उन्होंने जो है एक ग्रंथ लिखा था, वैशेषिक उसका नाम है, तो उसमें भी उन्होंने इसका जिक्र किया है। सुश्रुत, भागवत, वृंदा, ऐसे कई सारे रसायनज्ञ, ऐसे हमारे जो पुराने ऋषि मुनि हैं, ऐसे उन्होंने जो है रसायन विज्ञान में अपना योगदान दिया है। लेकिन अब हम वर्तमान रसायन की बात करें तो वर्तमान रसायन का जो अभ्युदय है वो पाश्चात्य रसायनज्ञों के उस प्रभाव से हुआ है, यानी कि जो वेस्टर्न केमिस्ट हैं उनके उससे हम इसको मान सकते हैं। और पहला जो इंपॉर्टेंट इसमें कदम उठाया गया वो उठाया गया 350 से वो जो पहला हमारा कदम उठाया गया वो उठाया गया पहला जो हमारा इसका कदम उठाया गया वो उठाया गया ये 350 से लेकर 350 से लेकर
1500 ईस्वी, इसमें हमारा क्या किया गया, पहला जो इसका प्रयास किया गया, इसके लिए 350 से लेकर 1500 ईस्वी में जो पाश्चात्य रसायनिकी थे, उसमें जो अल्केमिस्ट थे, उनको हम अल्केमिस्ट कहते हैं। तो जो अल्केमिस्ट थे, उन्होंने जो है 350 से 1500 ईस्वी में जो है इसके लिए प्रयास किया। और जो पाश्चात्य रसायनिकी थे, उन्होंने जो है वर्तमान रसायन के उसमें अपना योगदान किया। तो उन्होंने जो अल्केमिस्ट थे, उनकी जो रुचि थी वो दो चीजों में थी। एक तो वो ऐसा पदार्थ बनाना चाहते थे, उनका जो केमिस्ट्री, जो उनका जो रसायन विज्ञान में इंटरेस्ट था, वो इस बात पर था कि वो एक ऐसा काल्पनिक द्रव बनाना चाहते थे जो आदमी को क्या कर सके, हमेशा के लिए जिंदा रख सके, यानी कि हमेशा के लिए वो अमर हो सके और उसको युवा बना सके। तो ऐसा द्रव वो खोजना चाहते थे जिसको उन्होंने अमृत नाम दिया था। और दूसरी चीज वो खोजना चाहते थे पारस पत्थर। पारस पत्थर, वो एक ऐसा पत्थर खोजना चाहते थे जिसमें जो है, जो हर वस्तु को क्या कर सके, सोने में, कोई भी धातु को सोने में बदल सके। तो अल्केमिस्ट्री की इसमें रुचि थी। तो हालांकि ये काम वो नहीं कर पाए, लेकिन अल्केमिस्ट के द्वारा जो रसायन में योगदान है, ठीक है ना, जैसे पारे का विकास किया उन्होंने, सोने का विकास किया, तो इस तरह से उनका योगदान जो है अमूल्य रहा। उसके बाद हम आते हैं आगे 1500-1600 ईस्वी में। तो 1500-1600 ईस्वी में जो है इलेक्ट्रो रसायन काल, इसको हम कह सकते हैं। वहां पर रॉबर्ट बॉयल आए, एक बहुत प्रमुख रसायनज्ञ आए, उन्होंने गैसों के व्यवहार पे काम किया, ठीक है ना। उसके अलावा जो है बहुत सारे हमारे ऐसे रसायनज्ञ आए, ठीक है ना, इन्होंने अलग अलग अपना अपना योगदान उसमें दिया। 1774 में सबसे पहले इस पर जो है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सबसे क्रांतिकारी जो काम हुआ, वो हुआ 1774 में, जब क्या हुआ, हमारा ऑक्सीजन की खोज हुई। और किन्होंने की ऑक्सीजन की खोज? प्रिस्ले नाम के साइंटिस्ट ने, जोसेफ प्रिस्ले नाम के साइंटिस्ट ने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की। तो उस समय हमारा जो है क्या हुआ, रसायन का जो है हमारा ये एक बहुत बड़ी खोज थी। और फिर हम लेवोजियर ने जो है, लेवोजियर को हम आधुनिक रसायन का पिता भी कह सकते हैं। लेवोजियर एक रसायनज्ञ रहे हैं, लेवोजियर, इनको हम क्या कह सकते हैं, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री, इनको हम रसायन का, आधुनिक रसायन का पिता हम कह सकते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि 1803 में जॉन डाल्टन आए, उन्होंने अपनी थ्योरी दी। और 1869 में सबसे जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, फिर उसके बाद वो हुआ 1869 में। 1869 में क्या हुआ कि मेंडलीफ ने आवर्त नियम दिया अपना। यहां पर आप मेंडलीफ आए और मेंडलीफ ने क्या किया, अपना आवर्त नियम दिया और उसके आधार पर उन्होंने एक आवर्त सारणी बनाई मेंडलीफ ने। तो 1869 में इस तरह से इसका विकास हुआ। उसके बाद हम जानते हैं कि सर जे थॉमसन आए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया। फिर 1886 में गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का आविष्कार किया। 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का आविष्कार किया। इस तरह से जो है ये जो रसायन का विकास होते गया। और आज भी हम जानते हैं कि बहुत सारे तत्व, बहुत सारे नए नए तत्वों की खोज निरंतर होते रहती है। तो ये हमने रसायन विज्ञान का एक संक्षिप्त इतिहास की बात बताई आपको। फिर हम रसायन विज्ञान की शाखाओं के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे।